गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास का लेक्चर है हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ रहे थे SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। इन लास्ट लेक्चर वी हैव seen the all characteristic features of SN1 reaction as well as SN2 reaction. Now today I will discuss with you the difference between SN1 and SN2 reaction, because this is the pact and major question for the board examination. So point of view, you have to notice this question. Let me discuss first SN1 reaction के properties देखो। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का कमेंट क्या है? बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, SN1 reaction starts from one molecule, SN2 reaction starts from two molecule. Next point है SN1 reaction complete in two step, SN2 reaction complete in one step. Molecularity of SN1 reaction is 1 and molecularity of SN2 reaction is 2. ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? इन SN1 reaction the rate of reaction depends on only alkyl halide molecule, means this is an first order reaction. रेट ऑफ रिएक्शन ओनली RX मोलिक्यूल पर डिपेंड करता है, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन हियर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एल्किल हैलाइड as well as the base both, then we can say that this is an second order reaction. Next है during the SN1 reaction carbocation is the intermediate. SN2 reaction के लिए here the pentavalent transition state is formed. नेक्स्ट आता है कमेंट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। SN2 के लिए कमेंट क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव एल्किल हैलाइड इज 1 डिग्री देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे कम है और 1 डिग्री सबसे ज़्यादा है। ये मेजर डिफरेंस आता है आप लोगों के किसके अंदर? SN1 और SN2 में। नेक्स्ट है इन SN1 रिएक्शन द रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म इफ द यूज्ड एल्किल हैलाइड कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। कि अगर हमने जो कंपाउंड काम में लिया है एल्किल हैलाइड, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उससे क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। बट इन SN2 रिएक्शन द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, while in SN1 reaction we can see the retention of configuration takes place. उसके अंदर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। होप्स आप लोगों को SN1 और SN2 जो रिएक्शन है उनके एग्जांपल समझ में आएंगे। मैंने 5-6 पॉइंट बताए आप लोगों को। आप या तो स्पीड कम करके या फिर इसको जैसा भी आपने नोट्स में लिख रखा है, आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरी तरफ से कि SN1 और SN2 में गिव एनी 6 डिफरेंस। बहुत पूछे, वैसे 3 या 4 पूछे जाते हैं, लेकिन जब मैं आपको 6 का बोल रही हूँ तब जाके आपको 4 याद रह पाएंगी। तो एटलीस्ट यू हैव टू, एग्जाम्पल भी हो सकता है इसके अंदर, है ना? एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे ये प्रोसेस लिखी एक तरफ तो एक तरफ SN2 की लिख सकते हो। तो गिव एनी 6 डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। होप सो आप लोगों को समझ आया, आप लोग कर पाएंगे। जो चीज़ें मैंने लिखी उनको आप बस कंपैरिजन में लिखना है। मैं बार बार ये चीज़ें पढ़ाऊँगी तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और कोई सेंस भी नहीं रहेगा उस चीज़ का। अगेन मैं बोल रही हूँ, जो भी फूल पत्ते लगाने हैं आप इसको इम्पॉर्टेंट के लिए लगाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू बोल सकते हो एल्किल हैलाइड का तो हर्ट ही होता है। ठीक है, मार्क्स लाने हो तो आपका भी होना चाहिए। चलो आगे देखो। एक ये देखो SN2 रिएक्शन, ये तो वैसे देख तो चुके थे। स्लो स्टेप, जहाँ से निकल रहा है फ्रंट साइड से, ऐड होने वाला बैक साइड से, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, देन बैक साइड अटैक करने के बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो आप, एक छोटी सी बात आती है, एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन और पूछते हैं। CN क्या होता है? साइनाइड। NO2 क्या होता है? नाइट्राइट। साइनाइड एंड नाइट्राइट। साइनाइड एंड नाइट्राइट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो समझ आ गया। एम्बिडेंटेड क्या है? एम्बिडेंटेड एक बार पहले नाम आया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हमने ये देखा था कि ऐसा कोई भी लिगेंड जिसकी जो डेंटिसिटी होती है वो दोनों एटम शो कर सकते हैं, कार्बन भी नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी। बिल्कुल ठीक बात है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि -चार्ज आना। एम्बिडेंटेड मतलब दोनों पे।
ऐसा कोई भी स्पीसीज जिस पे कार्बन पे भी नेगेटिव आ सकता हो, यानी कार्बन भी बॉन्ड बना सकता हो और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता हो। कुछ कुछ केसेस के अंदर कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं, कुछ केस के अंदर नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब बोथ एटम्स आर एबल टू बिहेव जस्ट लाइक एज न्यूक्लियोफाइल। I repeat my words. A ionic species in which both atoms can behave as nucleophile. Sometimes in bonding nitrogen participate and sometimes carbon participate. इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड। सिमिलरली इन सम कंपाउंड्स नाइट्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड एंड अदर कंपाउंड्स फॉर्म ऑक्सीजन बॉन्ड, कि दोनों एटम्स के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस ऐसे स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल को हम बोल सकते हैं एम्बिडेंटेड, कि दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करने की टेंडेंसी रखते हैं बिकॉज दे अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? RX compound treated with AgCN, silver cyanide and potassium cyanide. When RX compound is treated with AgCN, question mark. When RX compound treated with KCN, question mark. क्या क्या बनेगा? पहला तो सिंपल, जब सिल्वर के साथ रिएक्शन होती है तो कोवैलेंसी कार्बन की ज़्यादा होती है, या फिर ये बोल सकते हो ये कंपाउंड किस नेचर का होता है? कोवैलेंट नेचर का होता है, इसलिए इसमें कार्बन कोवैलेंट नेचर का होता है, इसलिए इसके अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन की डेंसिटी हाई होती है, और नाइट्रोजन की डेंसिटी हाई होने की वजह से बॉन्डिंग में नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अच्छे से अवेलेबल है, इसलिए नाइट्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और कंपाउंड बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। जब पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कोवैलेंट है, जबकि ये कंपाउंड प्योरली आयनिक होता है। और जब आयनिक कंपाउंड होता है तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, कार्बन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए कंपाउंड बनेगा एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। हियर कंपाउंड इज एल्काइल साइनाइड। क्वेश्चन पूछा जाता है ये व्हेन वी रिएक्ट RX compound with AgCN, why we obtain isocyanide compound, या फिर when alkyl halides is treated with potassium cyanide then cyanide compounds are formed, why? आपको क्वेश्चन ये लिखना पड़ेगा, दिस इज कोवैलेंट कंपाउंड सो हियर नाइट्रोजन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, while it is ionic compound then it take part in bonding in carbonate, कि यहाँ पे कोवैलेंट के अंदर नाइट्रोजन की कोवैलेंसी ज़्यादा होती है इसलिए पार्टिसिपेट करता है, जबकि आयनिक के अंदर नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कम हो जाती है इसलिए कार्बन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगला देखो, व्हेन RX कंपाउंड ट्रीटेड विद AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट और नाइट्राइट बोला है बेटा मैंने, नाइट्रेट नहीं बोला है, नाइट्रेट तो NO3 होता तब होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट एंड पोटेशियम नाइट्राइट, जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखो Ag की कंडीशन में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाया, नाइट्राइट कंपाउंड बन गया। जब पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन रिएक्शन कभी नहीं करता है, अगला आइटम रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन, इसको नाइट्राइट है ना, ओ नाइट्राइट एन नाइट्राइट इसके अंदर, या फिर आप ये बोल सकते हो ये एल्काइल नाइट्रो कंपाउंड है जबकि एल्काइल नाइट्राइट कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड का रीज़न वही है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड में नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाता है इफ़ देयर इज नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय लैंग्वेज पूछ सकते हैं या फिर रिएक्शन देख करके प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, दोनों ही रिएक्शन में डिफरेंस है सिल्वर और पोटेशियम के साथ। इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं आता है, तो आपको ध्यान रखना है साइनाइड के केस में क्या क्या प्रोडक्ट बनाने दोनों जगह पे, और जो NO2 है उसके केस में आपको क्या क्या प्रोडक्ट बनाने। ठीक है, SN1 SN2 कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में ये भी टाइप होते हैं, वैसे सब्सटीट्यूशन ही तो हुआ है यहाँ पे। एक्स किसकी फॉर्म में निकलता है, एक्स माइनस की फॉर्म में, आने वाला किसकी फॉर्म में, CN या NC जो भी आएगा वो भी माइनस की फॉर्म में आएगा। तो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बट दीज आर स्पेसिफिक रिएक्शन बिकॉज हियर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल इज रिएक्टिंग विद द एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। ठीक है ना, है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के टाइप ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके दोनों एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसलिए क्या होगी रिएक्शन थोड़ी सी स्पेसिफिक होगी। तो आपको ध्यान रखना है साइनाइड आइसोसाइनाइड किसकी फॉर्म में, काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। आइसोसाइनाइड कंपाउंड बहुत जहरीला होता है, साइनाइड कंपाउंड आइसोसाइनाइड कंपाउंड जो होता है बहुत जहरीला होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, जबकि साइनाइड कंपाउंड बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता है ना, AgCN और CN के अंदर याद रखने में, जबकि आपको तो याद भी नहीं रहा साइनाइड आइसोसाइनाइड है ना, ट्रेजेडी नहीं हो जाए इसलिए।
आइसोसाइनेट टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है। इसी तरीके से ये है ना, एक टॉक्सिक एक नॉन टॉक्सिक, इसी तरीके से। चलो ठीक है, आगे अपन देखते हैं एसन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। देन देखेंगे हम एरोमेटिक के लिए। अब देखो इसके बाद में अपन ये देखते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स जो है ना, उनके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे। किसके लिए? SN1 रिएक्शंस के लिए। तो देखो एलाइलिक और बेंजाइलिक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलाइलिक पोजीशन किसको बोलते हैं और बेंजाइलिक। तो हमने देखा है कि sp3 कार्बन जो आगे sp2 कार्बन से अटैच हो, यानी कि डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन हेलोजन एटम इसके साथ प्रेजेंट हो, तो एलाइलिक पोजीशन। सेम कंडीशन अगर बेंजीन रिंग के साथ में हो तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक पोजीशन। जब अपने पास हैलाइड प्रेजेंट है तो यहाँ से एक्स मोलिक्यूल रिमूव होगा, और एक्स मोलिक्यूल के रिमूव होने से क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोकेटाइन, देखो कार्बोकेटाइन इसके साथ में सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। जब ऐसा कॉन्जुगेशन अगर प्रेजेंट होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये इधर। इसका मतलब ये होता है कि ये मॉलिक्यूल जो होता है ना वो रेजोनेंस शो कर सकते हैं, और जब रेजोनेंस होता है तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है? काफ़ी स्टेबल हो जाती है। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है ना, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो सेकंड स्ट्रक्चर की क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो एलाइलिक पोजीशन में बनने वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा, और रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा इसका मतलब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स हैं उनकी कंपैरिजन में क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आप बेंजाइलिक को देख रहे हो तो बेंजाइलिक के अंदर भी क्या होगा? कार्बोकेटाइन इसके इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, देन रिंग पे पॉजिटिव, फिर रिंग का जो पॉजिटिव आयन है वो सर्कुलेट हो रहा है, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये दोनों ही आयन कौन कौन से, चाहे बेंजाइलिक हो चाहे एलाइलिक हो, बोथ कार्बोकेटाइन्स आर स्टेबल by the resonating structure in allylic and benzylic halides. So we can say that the stability of allylic and benzylic carbocation is more stable than the 3 degree 2 degree 1 degree carbocation. So we can say that they are more reactive towards SN1 reaction. बोल सकते हैं ये बात, क्योंकि इसके अंदर बनने वाला कार्बोकेटाइन काफ़ी स्टेबल है, रिएक्शन के अंदर काफ़ी टाइम तक ये क्या रह सकता है? स्टेबल रह सकता है। तो इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन है वो काफ़ी स्टेबल रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी? SN रिएक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी बेंजाइलिक पोजीशन की। ठीक है, उसके बाद में किसकी? उसके बाद में एलाइलिक की, देन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो भी आएगी रेस्पेक्टिव आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद में देखो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन मैंने बुक से उठाया है इसको, विच वुड अंडरगो इन SN2 रिएक्शन फास्टली। आपके पास ऑप्शन ए के अंदर दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल दे रखे, सिमिलरली आपको बी मोलिक्यूल के अंदर भी दे रखे। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से SN2 रिएक्शन के अंदर फास्टली कौन सा जाएगा। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए SN2 रिएक्शन के लिए जो हेलोजन डेरिवेटिव है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो SN2 रिएक्शन में हमने ये देखा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। तो उसके लिए मैंने आपको ये बोला था बल्कि ग्रुप अगर लार्जर ग्रुप अगर प्रेजेंट है कार्बन के ऊपर तो वो साइट को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल की क्या अटैकिंग करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए क्या होगा कि हमारे पास स्मॉलर ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हैं तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। एटलीस्ट हमने ये बोला था कि द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन इज़ 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। सबसे कम 3 डिग्री के लिए और सबसे ज़्यादा किसके लिए? 1 डिग्री के लिए। लार्जर ग्रुप के ऐड होने से क्या होती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में क्लोरीन के साथ CH2 और बेंजीन रिंग। क्लोरीन ये जो कार्बन है उसके ऊपर दो स्मॉलर ग्रुप हाइड्रोजन है, एक क्या है? जो साइक्लोहेक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पे जो कार्बन है वो क्लोरीन एटम है वो किससे अटैच है? डायरेक्टली साइक्लोहेक्सिल ग्रुप से। तो इन दोनों में से लार्जर ग्रुप किसका है? इसका। जबकि यहाँ पे तो क्या है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दोनों में से जो ग्रुप स्मॉलर है वो SN2 में इजीली पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए इन दोनों में से बेस्ट कौन होगा? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि SN2 रिएक्शन के लिए कार्बन के पास में क्या है? हिंड्रेंस कम है। इन दोनों के अंदर बात करें तो एल्काइल ग्रुप तो दोनों में सेम साइज का है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जब सेम साइज का होगा तो हेलोजन का जो ऑर्डर देखा था वो किस पे डिपेंड करता है? लिविंग एबिलिटी पे। और हमने देखा था कि जो लिविंग एबिलिटी होती है ना, लिविंग एबिलिटी होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है कि लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है?
लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो SN2 रिएक्शन के लिए उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ होती है आयोडीन के लिए, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में क्लोरीन। तो यहाँ पे ना लिविंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी, आयोडीन की, उसके बाद में ब्रोमीन, क्लोरीन और फिर क्या होती है, फ्लोरीन की। तो इन दोनों में से कौन होगा, इन दोनों में से जो आयोडीन होगा वो ज़्यादा SN2 रिएक्शन के लिए होगा। चाहे वो SN1 के लिए पूछता तो भी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी तो क्या होती है, सेम होती है। तो आयोडीन वाला पहले, उसके बाद इसमें ये पहले होगा, इसमें ये फास्टर होगा रिएक्शन। हालांकि ये भी देंगे लेकिन इनके कंपैरिजन में ये, इन दोनों में से ये प्रीफर देगा और इन दोनों में से ये फास्टली रिएक्शन देगा, ठीक है। SN1 और SN2 रिएक्शन के लिए इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से अगर ऑर्डर आपसे ये पूछा जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो SN1 के लिए पूछा जाता है तो आप 3 डिग्री को प्रीफर करके लो आंसर, और SN2 अगर पूछा जाता है तो आप 1 डिग्री को प्रीफर करके आंसर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो सेम यही क्वेश्चन अगर आप लोगों के इस तरीके से आ जाता, ये था, ठीक है, और उसके जस्ट बाद में अगर ये आता, ये बेंजीन रिंग के साथ होता और ये इस तरीके से होता, तो हम किसको सेलेक्ट करते, बेंजीन रिंग वाला जो है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, और डायरेक्टली डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर डबल बॉन्ड के करैक्टर होने की वजह से बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, और ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा इसका मतलब SN रिएक्शन में नहीं जा पाता। तो एराइल हैलाइड जो होते हैं ना वो SN रिएक्शंस के अंदर नहीं जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं देते हैं, या उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर CX बॉन्ड जो होता है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर प्रेजेंट होते हैं, और पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर प्रेजेंट होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। अब देखो मैंने SN1 और SN2 रिएक्शन को काफ़ी टाइम दिया है, इसके लिए ना आप लोग ध्यान रखें इसको। एक तो वो आपको करना ही है, SN1 और SN2 के अंदर डिफरेंस आपको खुद को लिखने हैं, ठीक है ना। यूँ समझ लो कि अगर 80% प्रॉबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की तो SN1 और SN2 से आती है, बाकी के क्वेश्चंस तो कहीं से भी आ सकते हैं ना। मोस्ट ऑफ इस जो चैप्टर है सबसे इम्पॉर्टेंट यही था। एक जो मैंने AgCN, KCN, AgNO2, KNO2 ये वाली रिएक्शन बताई बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, ठीक है ना। हालांकि इंपॉर्टेंट सारी है, मैंने ऐसे नहीं बोला बाकी सबको छोड़ दो, पर कुछ फैक्ट्स होते हैं जो एज इट इज़ आपको मिल जाते हैं। आगे देखो आप लोगों को क्या है कि स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर आपको ये देखनी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और उसके ऊपर SN रिएक्शन करवा रहे हो तो उसके टाइम में आप लोगों को क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। तो इसमें ये होता है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए वैसे तो आप लोगों के स्टीरियो जो है वो सिलेबस के अंदर, स्टीरियो केमिस्ट्री सिलेबस में काफ़ी सारा डेप्थ में है उसमें। हालांकि मैंने स्टीरियो वाला चैप्टर लिया नहीं है क्योंकि वो कम्प्लीटली टेक्निकल चैप्टर है, उसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं, जब तक वो क्लियर नहीं हो पाती टॉपिक समझ नहीं आता, इसलिए मैंने उसको क्या कर रखा है, ड्रॉप आउट कर रखा है। और एक बार के लिए ये टर्म्स आप लोगों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आ चुकी हैं, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव है, D कंपाउंड है, L कंपाउंड है, प्लस है, माइनस है। इसके अलावा ये और सारी टर्म्स आती हैं, लाइक आप लोगों की ये आती हैं पोलैरिटी क्या है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में कायरल कार्बन क्या है, मोलिकुलर सिमेट्री, एसिमेट्री क्या है ना, ये सारे के सारे। तो इन चीज़ों को अपन को देखना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किसके लिए देखेंगे अपन, ऑप्टिकल एक्टिविटी की एक शर्त होती है कि कंपाउंड जो होगा, है ना, जब कोई भी कंपाउंड होगा, है ना, तो आप लोगों के पास मिक्स लाइट है, मिक्स लाइट को हम जब निकोल प्रिज्म में से पास आउट करते हैं तो वो लाइट एक प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जब उस एक सिंपल प्लेन के अंदर मूव करने वाली लाइट के डायरेक्शन में किसी कंपाउंड के सोल्यूशन को रखते हैं और वो प्लेन पोलराइज वाली लाइट अगर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है तो उस रोटेट होने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जो सब्सटेंस जिसकी वजह से ये रोटेट हुई है उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, सिंपल निकोल प्रिज्म से पास आउट होने वाली, जब उसको सोल्यूशन के अंदर रख रहे हैं, जैसे मान लो कि इस लाइन के पैरेलल निकलने वाली लाइन है, यहाँ पे हमने एक कंटेनर रखा, उसमें से पास आउट होने के बाद में या तो लाइन क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, तो ऐसी लाइट कि रोटेट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी है उस लाइट की, और जिस सब्सटेंस को आपने यूज़ किया उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का होने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, मतलब हम किस किस चीज़ के बेसिस पे ये कर सकते हैं कि वो कंपाउंड रोटेट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए अपन को मॉलिक्यूल के अंदर एसिमेट्री फाइंड आउट करनी पड़ती है
है ना। उसके अंदर ये देखना पड़ता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमारे वी हैव मस्ट कंडीशन दैट इज़ कंपाउंड मस्ट बी एसिमेट्रिक, कि कंपाउंड कंप्लीटली एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, ये जो टॉपिक है मैं चैप्टर के हिसाब से करवाती जा रही हूँ, तो आप इस चीज़ को एक बार देखते जाएं जब दोबारा आएगा। हालांकि टेक्निकल टॉपिक है, अगर आप लोगों को वर्बली समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको लिख तो लें, है ना, इसको आप लिख तो लें ताकि मुझे दोबारा से लिखाना नहीं पड़े, और देन मैं इसको क्लियर कर दूँगी। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 3D के बिना समझ नहीं आ पाते, तो आप लोग इसके नोट्स तो फाइनली प्रिपेयर करते जाएं, देन मैं क्या कर दूँगी, इसको क्लियर करते जाऊँगी, ठीक है ना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।